स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि कोई जवाब पता हो या शायद आधा अधूरा पता हो, पर हाथ सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि डर था कि अगर गलत हो गया तो? हाँ, कि पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, चौथी क्लास में मुझसे 7 का पहाड़ा पूछा गया था और मैं एक जगह अटक गया था। अच्छा। और पूरी क्लास मुझ पर हंसी थी। उस एक घटना के बाद मैंने महीनों तक क्लास में हाथ ही नहीं उठाया। ये डर, Yes. ये कहीं ना कहीं हम सब ने महसूस किया है। और यही डर आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे पास जॉन होल्ट की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है, हाउ चिल्ड्रन फेल। हाँ। और आज हम इसी किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो ये असफलता है, उसके पीछे उनकी बुद्धि या मेहनत की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? वो डर है, जिसे हमारे एजुकेशन सिस्टम अनजाने में ही सही पर बहुत कुशलता से उनके अंदर डाल देता है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि बच्चे असल में सीखने में असफल क्यों होते हैं। हाँ, और जैसा कि आपने कहा, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोचते आए हैं। बिल्कुल नहीं। ये बच्चा कमजोर है या ध्यान नहीं देता, से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, होल्ट की सबसे बड़ी और आप कह सकती हैं क्रांतिकारी बात यही है कि वो समस्या की जड़ बच्चे में देखते ही नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ देखते हैं? वो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। उनकी किताब इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और कुछ कमजोर। मतलब ये लेबलिंग ही गलत है? बिल्कुल। होल्ट कहते हैं कि हर बच्चा एक स्वाभाविक लर्नर, एक जिज्ञासु खोजी की तरह पैदा होता है। सवाल यह है कि फिर स्कूल में ऐसा क्या होता है कि ये जिज्ञासा धीरे धीरे डर में बदल जाती है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये डर आखिर है क्या, और ये काम कैसे करता है? जब होल्ट डर की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ परीक्षा में फेल होने के डर की बात कर रहे हैं? नहीं, परीक्षा का डर तो बस आप कह सकते हैं उस आइसबर्ग की टिप है जो हमें दिखाई देती है। हाँ, हॉल्टन जिस डर की बात करते हैं वो ज्यादा सूक्ष्म है, वो रोजमर्रा का है। उन्होंने अपने क्लासरूम के अनुभवों से इसे क्लासरूम के 4 अदृश्य दानव कहा है। 4 अदृश्य दानव, ये सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। हैं भी। पहला और सबसे बुनियादी है टीचर का डर। ये डर कि कहीं टीचर डांट न दे, किसी सवाल पर नाराज न हो जाएं या मुझे बेवकूफ न समझ ले। ये डर बच्चे और ज्ञान के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। और फिर बच्चा सवाल पूछने से कतराने लगता है। हाँ, क्योंकि सवाल पूछना अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना, और टीचर के सामने कमजोर दिखने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। सही बात है। कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सवाल इतना छोटा या सिली है कि टीचर उस पर हंसेंगे। और धीरे धीरे सवाल पूछने की आदत ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये पहला दानव हुआ। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सजा का डर। और ये सिर्फ छड़ी की मार वाली शारीरिक सजा नहीं है। नहीं। इसमें क्लास के बाहर खड़ा कर देना, माता पिता से शिकायत करने की धमकी, या किसी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे गेम्स पीरियड से रोक देना। बिल्कुल। ये डर बच्चे को नियमों के दायरे में तो रखता है, पर उसकी सोच को भी उसी दायरे में कैद कर देता है। वो कुछ भी नया या अलग करने से डरता है, क्योंकि लीक से हटने का मतलब है सजा का जोखिम। और तीसरा जो शायद सबसे आम है, वो है गलत जवाब देने का डर। हाँ, ये तो है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद ही इस बात पे टिकी है कि तुम्हें सही जवाब देना है। कोशिश करने की कोई कीमत नहीं, सही होने की है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हाँ, जब बच्चे को लगता है कि सिर्फ सही जवाब की ही कीमत है, तो उसका दिमाग सीखने की प्रक्रिया से हट जाता है। वो समझना बंद कर देता है। तो उसका पूरा ध्यान कहाँ जाता है? उसकी सारी ऊर्जा बस किसी भी तरह से वो सही जवाब खोजने पर लग जाती है, चाहे उसे वो रटना पड़े या नकल करनी पड़े। सही विषय की गहराई में उतरना उसका लक्ष्य नहीं रह जाता। और चौथा डर, जो शायद इन सबसे ज्यादा दर्दनाक है, वो है बेइज्जती का डर। हाँ, कि अगर मैंने गलत जवाब दिया तो दूसरे बच्चे मुझ पे हंसेंगे। ये सामाजिक दबाव खासकर छोटी उम्र में बहुत बड़ा होता है। कोई भी अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। और इन चारों डरों का जो मनोवैज्ञानिक असर है ना, वो बहुत गहरा होता है। जब कोई बच्चा इनमें से किसी भी डर के साये में होता है, तो उसका दिमाग, जिसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं, सर्वाइवल मोड, हाँ, उसमें चला जाता है। उसका जो तार्किक और रचनात्मक हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगभग बंद हो जाता है। दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ खतरा टालने पर होता है। डांट से बचना, सजा से बचना, बेइज्जती से बचना नहीं रहती, बल्कि एक खतरनाक बारूदी सुरंगों वाले रास्ते पर चलने जैसा बन जाता है। वाह, क्या बात कही है। हाँ, जहाँ हर कदम पर गलती का
यानी विस्फोट का खतरा है। तो आप ये कह रही हैं कि जब बच्चा डरा होता है तो उसका दिमाग सीखने के लिए खुला ही नहीं होता? वो शारीरिक रूप से क्लास में है पर मानसिक रूप से वो बस खुद को बचाने में लगा है। हाँ, लेकिन इसका रटने से सीधा क्या कनेक्शन है? मैं ये लिंक पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। कनेक्शन सीधा है। जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलती का जोखिम होता है ना? हाँ, सोचना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है और हो सकता है आपका तर्क गलत निकले। बिल्कुल। लेकिन रटने में कोई जोखिम नहीं है। आपने एक जवाब याद कर लिया है और उसे वैसे का वैसा ही सुना देना है। ये डर से बचने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। मतलब रटना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये डर से बचने की एक रणनीति है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। रटना एक स्ट्रैटेजी है, सीखने की कमी नहीं। और यहीं पे होल्ट असली सीखने और स्कूल के लिए सीखने में फर्क करते हैं, है ना? बिल्कुल। स्कूल के लिए सीखना मतलब तथ्यों और फॉर्मूलों को याद करना, उन्हें परीक्षाओं में लिखना और फिर कुछ ही हफ्तों में भूल जाना। सही। इसका मकसद ग्रेड लाना है, समझ बनाना नहीं। जबकि असली सीखना तब होता है जब कोई चीज आपकी समझ का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हर विषय में व्यवहारिक है? जैसे मान लीजिए गणित की क्लास है, जहां 2 + 2 4 ही होता है, 5 नहीं। वहां तो गलती सिर्फ गलती है ना? हाँ, एक क्लास में 40 बच्चे हैं। अगर हर कोई गलतियां करने के लिए आजाद हो तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और होल्ड इसका जवाब देते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि गलत जवाब को सही मान लिया जाए। तो फिर उतना मतलब ले बल्कि कि प्रेपी हमारे रवैये को बदलना। जब कोई बच्चा कहता है कि 2 + 2 = 5, तो उसे डांटने या गलत कहकर चुप कराने की बजाय एक अच्छा टीचर उससे पूछेगा, कि तुम 5 तक कैसे पहुंचे, मुझे अपनी सोच बताओ। बिल्कुल। हो सकता है बच्चे ने जोड़ने की प्रक्रिया में ही कुछ नया सोचा हो, या हो सकता है उसे गिनती में कोई बुनियादी कंफ्यूजन हो। वो गलती टीचर के लिए एक, क्या कहते हैं, एक डायग्नोस्टिक टूल है। एक खिड़की है जिससे वो बच्चे के दिमाग के अंदर झांक सकता है। सही कहा। और उसकी असली समस्या को समझ सकता है। मतलब गलती को विफलता का अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत मानना। ठीक यही। जब बच्चे को गलती करने की आज़ादी नहीं होती, तो वो सुरक्षित रास्ते अपनाता है। वो मुश्किल समस्याओं को हल करने की कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि उसे डर है कि वो सफल नहीं होगा। और उसकी जिज्ञासा और रचनात्मकता धीरे धीरे कुंद हो जाती है। ये डर वाली बात तो समझ आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ टीचर और बच्चे के बीच का मामला है? मुझे लगता है होल्ट तो इससे भी बड़ी तस्वीर दिख रहे थे। हाँ, वो पूरे सिस्टम की बनावट पर ही सवाल उठा रहे थे। जैसे ये रैंक और नंबरों की दौड़। बिल्कुल। होल्ट के विश्लेषण का दूसरा बड़ा हिस्सा यही है। वो कहते हैं कि डर सिर्फ टीचर पैदा नहीं करता, पूरा सिस्टम इसी डर पर बना है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है प्रतिस्पर्धा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक का सिस्टम, बच्चों पर कमजोर और होशियार का लेबल लगाना। हाँ, ये सब सीखने के लिए जहर की तरह है। ये कैसे? प्रतिस्पर्धा से तो बेहतर करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसा ही तो माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। होल्ट के अनुसार ये बच्चों में एक फिक्स्ड माइंडसेट बना देता है। फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, मतलब जिस बच्चे को लगातार कमजोर या औसत कहा जाता है, वो कुछ समय बाद खुद को वैसा ही मानने लगता है। भले ही उसमें कितनी भी क्षमता हो। हाँ, वो ये मान लेता है कि उसकी बुद्धि पत्थर की लकीर है और वो कभी होशियार बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। और इसका उल्टा भी तो सच होगा। जो बच्चे होशियार माने जाते हैं, उन पर हमेशा टॉप पर बने रहने का एक भयानक दबाव होता है। बिल्कुल। शायद वो भी नई चीजें आजमाने से डरते हों, इस खौफ से कि कहीं वो असफल न हो जाएं और उनका होशियार का लेबल छिन ना जाए। बिल्कुल। दोनों ही स्थितियों में सीखना पीछे छूट जाता है। सीखना एक व्यक्तिगत यात्रा होनी चाहिए, अपनी गति से, अपनी जिज्ञासा से। लेकिन जब इसे एक दौड़ बना दिया जाता है, तो ध्यान सीखने से हटकर दूसरों को हराने पर चला जाता है। और ये सीधे तौर पर होल्ट की दूसरी बड़ी आलोचना से जुड़ता है, शिक्षक केंद्रित क्लासरूम। टीचर सेंट्रिक क्लासरूम। अरे, ये तो चौंकाने वाली बात है। मैं तो हमेशा सोचता था कि स्कूल का मतलब ही यही होता है कि एक टीचर सामने खड़ा है और हम सब चुपचाप सुन रहे हैं। होल्ट कह रहे हैं कि ये पूरा मॉडल ही गलत है। हाँ, उनके अनुसार ये मॉडल सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के एकदम खिलाफ है। कैसे? शिक्षक केंद्रित क्लासरूम का मतलब है एक ऐसा मॉडल जहां सारी शक्ति, सारा ज्ञान और सारा नियंत्रण टीचर के पास होता है। टीचर बोलता है और 40 बच्चे चुपचाप सुनते हैं।
ज्ञान एक तरफा दिया जाता है, टीचर से बच्चे की तरफ। हाँ, बच्चे से उम्मीद की जाती है कि वो इस जानकारी को एक खाली बर्तन की तरह ग्रहण कर ले, उस पर सवाल ना उठाए। तो इसमें बच्चा एक सक्रिय सीखने वाला नहीं बन पाता, वो सिर्फ एक पैसिव रिसीवर बनकर रह जाता है। सही कहा। वो जानकारी को ग्रहण करने वाला एक निष्क्रिय पात्र है। उसकी अपनी जिज्ञासा, उसके अपने सवालों, उसकी अपनी रुचियों के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे वही सीखना होता है जो पाठ्यक्रम में है। और उसी तरीके से सीखना होता है जैसे टीचर सिखा रहा है। सीखने की प्रक्रिया का नियंत्रण बच्चे के हाथ में नहीं होता, और जब किसी काम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तो हमारी दिलचस्पी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है। मतलब डर है, प्रतिस्पर्धा है, एक बोरिंग क्लासरूम मॉडल है। तो क्या होल्ट ने कोई हल भी सुझाया? क्या कोई उम्मीद है? बिल्कुल, और उनका हल किसी जटिल तकनीक या महंगे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो फिर कहाँ है? हॉल्ट के लिए इसका जवाब बहुत सीधा और स्वाभाविक है। हमें बस बच्चों के लिए सीखने का सही माहौल बनाना है। हमें क्लासरूम को वैसा बनाना है जैसा दुनिया क्लासरूम के बाहर है। और वो माहौल कैसा होता है? सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना या बोलना कैसे सीखता है? वो किसी किताब से नियम नहीं पढ़ता। उसके लिए कोई टीचर नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती। कोई ग्रेड नहीं मिलता। सही। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है, हजारों बार गिरता है, यानी गलतियां करता है। हाँ, और फिर खड़ा हो जाता है। उसे कोई डर या शर्म नहीं होती। उसके माता पिता हर बार गिरने पर उसे डांटते नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करते हैं, उसकी कोशिश पर तालियां बजाते हैं। मतलब सीखना एक स्वाभाविक खेल जैसी प्रक्रिया है। हाँ, होल्ट इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को क्लासरूम में लाने की बात करते हैं। उनके मुताबिक बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब पहला वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। जब उन्हें पता होता है कि गलती करने पर उन्हें डांटा या बेइज्जत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, जब सीखना उनके लिए दिलचस्प और सार्थक हो, जब वो देख पाते हैं कि वो जो सीख रहे हैं उसका उनकी असली दुनिया से कोई लेना देना है। और तीसरा, जब सीखने की प्रक्रिया का नियंत्रण उनके अपने हाथ में हो, जब वो अपनी गति से, अपने तरीके से, खेल खेल में और प्रयोग करके सीख सकें। तो ये पूरी तरह से बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखने के बारे में है। टीचर को सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बनाना। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। एक ऐसा माहौल बनाना जब बच्चा एक निष्क्रिय श्रोता ना हो, बल्कि एक सक्रिय खोजकर्ता हो। और जहां टीचर एक लेक्चरर ना हो, बल्कि एक मददगार गाइड हो। हाँ, जो बच्चे की जिज्ञासा को सही दिशा दे, उसे संसाधन मुहैया कराए, और जब वो अटके तो उसकी मदद करे। तो इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो रोज बच्चों के साथ काम करते हैं, मतलब शिक्षक और माता पिता? इस किताब से उनके लिए क्या व्यवहारिक सीख हैं? दोनों के लिए बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक सुझाव हैं। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि वे अपने क्लासरूम को डर से मुक्त करें। बच्चों को डराने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। हाँ, जब कोई बच्चा गलत जवाब दे तो उसे डांटने की जगह उसकी कोशिश की सराहना करें और कहें, बहुत अच्छी कोशिश, चलो मिलकर देखते हैं कि हम सही जवाब तक कैसे पहुंच सकते हैं। और शायद बच्चों को सोचने का समय देना भी जरूरी है। कई बार टीचर सवाल पूछते ही तुरंत जवाब की उम्मीद करते हैं, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। होल्ट इस पर बहुत जोर देते हैं। बच्चों को सोचने और अपने विचारों को बनाने का समय दें। खामोशी से न डरें। और नंबरों से ज्यादा बच्चे की समझ पर ध्यान दें। बिल्कुल। क्लासरूम को एक ऐसी जगह बनाएं जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें और अपनी राय रखने से, चाहे वो कितनी ही अलग क्यों ना हो, डरे नहीं। और माता पिता के लिए क्या संदेश है? उनका भी तो बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता के लिए सबसे जरूरी सीख यह समझना है कि हर बच्चा अलग है और अपनी गति से सीखता है। दूसरे बच्चों से या भाई बहनों से अपने बच्चे की तुलना करना बंद करे। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ अच्छे नंबर ही बुद्धिमानी का पैमाना नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है आपका बच्चा गणित में अच्छा ना हो, पर वो कहानियां बहुत अच्छी लिखता हो या लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे बनाता हो। हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा होती है, उसे खोजें और सराहें। तो बच्चों से ये पूछने के बजाय कि तुम्हारे कितने नंबर आए, शायद ये पूछना बेहतर है कि आज तुमने स्कूल में सबसे दिलचस्प क्या सीखा। बिल्कुल। बच्चे पर अच्छे नंबर लाने का दबाव डालने की बजाय सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक और आनंददायक बनने दें। उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दें। और जब वो सवाल पूछें, ऐसे न डरे। हमारे सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो शायद इस पूरी किताब का सार है। बच्चे फेल नहीं होते, उन्हें फेल किया जाता है। Children do not fail, they are failed. ये एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात है। मतलब असफलता बच्चे के अंदर की कमी नहीं,
बल्कि उस पर थोपी गई प्रणाली का नतीजा है। हाँ, और इसीलिए होल्ट कहते हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना या परीक्षा पास करवाना नहीं होना चाहिए। इसका असली मकसद बच्चे में समझ और आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए। एक ऐसा आत्मविश्वास कि वो किसी भी नई चुनौती का सामना कर सकता है। हाँ, सीख सकता है और दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ ये है कि बच्चों की असफलता की वजह उनकी काबिलियत में कमी नहीं, बल्कि वो डर है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उनमें पैदा करता है। टीचर का डर, सजा का डर, गलती करने का डर और बेइज्जती का डर। और ये डर बच्चों को रटने और केवल सुरक्षित रास्ते अपनाने पर मजबूर करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता, जिज्ञासा और वास्तविक समझ खत्म हो जाती है। इसका समाधान एक ऐसे माहौल में है जो सुरक्षित हो, सार्थक हो और जहां नियंत्रण बच्चे के हाथ में हो। जॉन होल्ट के अनुसार शिक्षा का असली लक्ष्य समझ और आत्मविश्वास का निर्माण करना है। हाँ, अगर डर के इस तत्व को शिक्षा से हटा दिया जाए तो बच्चों की सीखने की स्वाभाविक इच्छा खुद ब खुद सामने आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को अगर सही मिट्टी, पानी और धूप मिले तो उसे उगने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप एक पौधा बन जाता है। हर बच्चे में वो बीज मौजूद है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। होल्ट ने ये बातें 1960 के दशक में लिखी थी, आधी सदी से भी ज्यादा पहले। हाँ, काफी समय हो गया। अगर उनके विचार इतने सहज, शक्तिशाली और तार्किक हैं, तो आज भी दुनिया भर के ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम उन्हीं डर, प्रतिस्पर्धा और रटने के सिद्धांतों पर क्यों चल रहे हैं जिनकी उन्होंने इतनी तीखी आलोचना की थी। इस बदलाव को बड़ी पैमाने पर होने से आखिर कौन सी चीज रोक